आज हम पढ़ेंगे बंधों के प्रकार के बारे में कि बंध कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि उपसंयोजी बंध, अष्टक का नियम, संयोजकता का नियम, ये चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसके बाद ही आता है बंधों के प्रकार के बारे में। तो बंध कितने प्रकार के होते हैं, बोर्ड पे आप देख ही रहे हैं, लिखा हुआ आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध। आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर अभी देखिए, दूसरा नंबर का है संयोजी बंध और तीसरा है उपसंयोजी बंध। सनसनी नज़रों से हम एक बार बता दे रहे हैं, आयनिक बंध जिसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है और जो बंध बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं। और सहसंयोजी बंध जो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉनों के लेन देन की प्रक्रिया होती है, वहाँ पर सहसंयोजी बंध बनता है। और उपसंयोजी बंध जो होता है एक तरफा साझेदारी से होता है, चाहे कोई दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है लेकिन लेता नहीं है, तो वहाँ पर उपसंयोजी बंध बनता है। अब हम पढ़ते हैं, पहला हेडिंग जो दिया, क्या दिया, आयनिक आबंध के बारे में। आयनिक आबंध क्या होता है या वैद्युत आबंध क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आयनिक आबंध के बारे में हम चर्चा करते क्या होता है। तो आयनिक आबंध के पहले देखिए, वैज्ञानिक कौशल ने आयनिक बंध यानी वैद्युत संयोजी बंध की सर्वप्रथम व्याख्या की थी। वैज्ञानिक कौशल ने, इन्होंने ही बताया था कि कैसे तत्वों का आयनिक आबंधन की प्रक्रिया होती है या प्रकृति कैसे होती है, इन्होंने ही बताया था। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हुआ था। इन्होंने बताया था कि जब कोई भी तत्व अपना संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन को, आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे पूर्णतः त्याग कर देता है, वहां पर क्या बनता है, वैद्युत संयोजी आबंध अथवा आयनिक आबंध का निर्माण होता है। मानते हैं एक तत्व है जो बी को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बी को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बन जाता है ए पॉजिटिव बन जाता है और बन जाता है बी निगेटिव बन जाता है। ए पॉजिटिव बन गया और क्या बन गया, बी निगेटिव बन गया। तो ए जो है दाता परमाणु बन गया, क्या बन गया बाबू, दाता परमाणु, और बी जो है वो क्या बन जा रहा है, ग्राही परमाणु बन जा रहा है। तो दाता परमाणु हमेशा पॉजिटिव में होता है और ग्राही परमाणु हमेशा निगेटिव में होता है, ठीक है ना। ये तो हमने देख लिया कि जो दे रहा है वो दाता है, जो ले रहा है वो ग्राही है। लेकिन देखिए इन दोनों के मध्य में केवल इलेक्ट्रॉन की पूर्ण साझेदारी हुई है। तो यहाँ पर देखिए ये जो साझेदारी है, यहाँ पर देखिए ऐसे डॉटेड लाइन का जो होता है बॉन्ड बन जाता है। ये जो डॉटेड बॉन्ड होता है इसे कहते हैं आयनिक बंध। ये जो डॉटेड हमने दिखा रहा है वो क्या है, आयनिक बंध है, ये आयनिक बंध है, ठीक है ना, ये आयनिक बंध हो गया। अब कैसे इसकी परिभाषा दे सकते हैं, इसकी परिभाषा हम एग्जाम्पल से ही दे सकते हैं कि जब कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो ग्राही परमाणु उस त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, और इनके मध्य जो आबंध बनता है वो कैसा होता है, आयनिक आबंध होता है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं KCl, पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हैं, NaCl ले सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसे मोर देन बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो हम KCl को लिखते हैं। देखिए पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 19 और ये देखिए 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए क्या हो जा रहा है, देखिए कितना हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 3s, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 के बाद क्या आ जाएगा 4s1। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, 1। देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों के 8, 3 3 वाले के ले लीजिए 8 और यहाँ पर कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, 8 8 16 2 18 और कितना हो गया 19। और यहाँ पर जो क्लोरीन है उसका होता है 70, सेम इसी प्रकार से निकाल देंगे, 2 8 और आ जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पर पोटेशियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 1 है, इसमें क्या है, 7 है। तो देखिए क्या हो रहा है कि पोटेशियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे क्रिया कर रहा है, पोटेशियम के 1 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे बना ले रहे हैं सर्कल के रूप में और इसको डॉट बना दे रहे हैं, 2 3
4 5 6 एंड 7, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, क्लोरीन को दे रहा है। तो यहाँ पर आबंध बन रहा है, और ये आबंध कैसा बन रहा है, देखिए यहाँ पर जो आबंध बन रहा है वो क्या बन रहा है, पोटेशियम प्लस के साथ और क्लोरीन माइनस के साथ बन जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर पोटेशियम प्लस के साथ क्लोरीन माइनस के साथ जैसा ऊपर बताया गया था, और इन दोनों के मध्य में क्या बन जाएगा, ये आयनिक आबंधन बन जाएगा। तो इसी को कौशल ने बताया था कि जब कोई भी दाता परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, तो उसी त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को जो ग्राही परमाणु होता है ग्रहण कर लेता है, और उन दाता और ग्राही परमाणुओं के मध्य आयनिक आबंध का निर्माण होता है, यही बताया गया था। अब हम जानते हैं कि यह आयनिक आबंध किन किन आयनिक आबंध बनने के लिए कौन कौन सी स्थितियां की आवश्यक होती है, ये हम लोग 1 2 करके समझेंगे, या फिर इसको हम और डीपली समझेंगे। नंबर वन जिन स्थितियों की जरूरत पड़ती है वो स्थितियां हैं कम आयनन ऊर्जा। हम हेडिंग डाल दे रहे हैं आयनिक कह रहे हैं हम, आयनिक बंध बनाने के लिए किन स्थितियों की अवस्था होती है, जरूरत होती है। तो देखिए हमने क्वेश्चन ही लिख दिया, आयनिक बंध बनाने के लिए कौन कौन सी स्थितियों की जरूरत होती है, कौन कौन सी स्थितियों की जरूरत होती है। नंबर 1 जवाब में दिया जाएगा कि जिसकी आयनन ऊर्जा कम हो, कम आयनन ऊर्जा वाले तत्व, यानी जो कम आयनन ऊर्जा वाले तत्व होंगे वही आयनिक बंध का निर्माण करेंगे। तो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनकी आयनन ऊर्जा कम होगी, तो आप लोग पीरियोडिक टेबल में समूह 1 के तत्वों का नाम जानते होंगे। समूह यस ब्लॉक के तत्व जानते हैं ना, यस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, यस ब्लॉक के तत्व में 2 वर्ग होते हैं, एक होता है वर्ग नंबर 1 और एक होता है वर्ग नंबर 2। इसको कहते हैं मृदा धातु कहते हैं, और इसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, दूसरे को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो देखिए अब हम आपको एकदम डीपली बता दे रहे हैं कि कैसे होता है, कि जो कम आयनन ऊर्जा वाले तत्वों को, यानी जो कम धातु होते हैं जिनकी ये क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु की आयनन ऊर्जा जो होती है वो कम होती है। यस ब्लॉक के वर्ग 1 की आयनन ऊर्जा सबसे कम मानी गई है, सबसे कम होती है। तो यस ब्लॉक के समूह 1 के जो तत्व होते हैं वो आयनिक बंध बनाने की प्रकृति ज़्यादा होती है। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल में देखे थे, सोडियम देखे थे, पोटेशियम देखे थे, सीजियम ले सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे तत्व समूह 1 में रखे गए हैं कि जिनकी आयनन ऊर्जा कम होती है और ये आयनिक बंध बनाने की प्रकृति बहुत प्रबल होती है। इसीलिए कहा गया कि जिनकी आयनन ऊर्जा कम होगी वो आयनिक बंध अत्यधिक मात्रा में बनाएंगे। दूसरी स्थितियों के बारे में हम पढ़ते हैं, ये पहली स्थितियां थी। दूसरी स्थितियां कौन सी है, उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखिए दूसरा उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी जिन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत ज्यादा उच्च है वो भी क्या करेंगे, आयनिक बंध बनाने में सक्षम हैं। तो ऐसे कौन कौन से तत्व हैं कि जो उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता रखते हैं। तो आप पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में जाते हैं तो वर्ग नंबर 16 और वर्ग नंबर 17 के सभी तत्वों की गणना कर सकते हैं, या सिंपल शब्दों में कहा जा सकता है कि जो यानी वर्ग नंबर 16 और वर्ग नंबर 17 के सभी तत्वों की उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता की प्रकृति होती है। इसलिए ये जो वर्ग नंबर 16 और 17 के जो तत्व हैं वो आयनिक बंध बनाने में प्रबल साबित होते हैं, सक्षम होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, अब जैसे कि देखिए वर्ग नंबर 17 की जब बात आती है तो अभी हमने एग्जांपल लिया था क्लोरीन, KCl लिया था ना। देखिए पोटेशियम क्या था, क्षारीय धातु था, और Cl जो था वो वर्ग नंबर 17 का तत्व था। तो इन दोनों, यानी देखिए इसकी कम आयनन ऊर्जा है इसीलिए तभी भी आयनिक बंध बना है, और इसकी उच्च विद्युत ऋणात्मकता, इसीलिए इन दोनों के मध्य क्या बना था, आयनिक आबंध बना था, ठीक है ना। और जो तीसरा होता है वो तीसरा हम बता रहे हैं जालक ऊर्जा। तो बच्चों हम जालक ऊर्जा के बारे में बता रहे हैं। तो जालक ऊर्जा क्या होता है इसके बारे में बता दे रहे हैं कि जब कोई गैसीय परमाणु जब कोई गैसीय परमाणु के आयन किसी विद्युत संयोजी यौगिक के 1 मोल, जब किसी गैसीय परमाणु के आयन विद्युत संयोजी यौगिक के 1 मोल
एक मोल निर्माण में जो ऊर्जा मुक्त करते हैं, यानी एक मोल निर्माण में मतलब क्या है, यानी गैसीय परमाणु के एक मोल निर्माण करने में जितनी ऊर्जा मुक्त हो रही है वही क्या कहलाती है, जालक ऊर्जा कहलाती है। मान लेते हैं यम एक तत्व है, यम क्या है, एक तत्व है, और ये कैसा तत्व है देख लेते हैं। यम एक तत्व है और दूसरा तत्व का नाम है यम एक तत्व और वाई एक तत्व है, यक्स एक तत्व मान लेते हैं या वाई मान लेते हैं। ये भी गैस अवस्था में और ये भी क्या है, गैस अवस्था में। जब ये दोनों तत्व आपस में क्रिया करेंगे तो देखिए यह भी एक तत्व है, ये भी एक तत्व है, दोनों गैस अवस्था में। अब इन दोनों तत्व जब एक साथ एक यौगिक का निर्माण करेंगे तो जो ऊर्जा मुक्त होगी वही ऊर्जा क्या कहलाएगी, जालक ऊर्जा कहलाएगी। अब देखिए यौगिक बना कि नहीं बना, एक मोल इस गैसीय तत्व को ले लिया गया, एक मोल इस गैसीय तत्व को ले लिया गया। अब जब दोनों एक मोल गैसीय तत्व आपस में योग क्रिया किए तो ये क्या बन गया, यौगिक बन गया। और इस यौगिक के साथ साथ क्या ऊर्जा मुक्त हुआ, और यही जो मुक्त ऊर्जा है वो क्या कहलाता है, जालक ऊर्जा कहलाता है। अब जालक ऊर्जा का मान कैसे निकालते हैं, अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि जालक ऊर्जा को निर्धारित करने वाले कारक कौन से होते हैं। मान लेते हैं, माना दो परमाणु, मान लिए ये परमाणु है, ये भी परमाणु है, इसको यम मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। माना दो परमाणुओं के बीच की दूरी जो है वो क्या है, d है, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या है, d है, d मान लिया गया, ठीक है ना। और इन पे कणों पर जो आवेश है, कणों पर आवेश बराबर क्या हो सकता है, Q1 और Q2 होगा। अब देखिए Q1 इसके लिए आवेश मान लिया गया है, यानी हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पर देखिए Q1 आवेश और ये हो जाएगा Q2 आवेश मान लिया गया, यानी यम पर Q1 आवेश है और x पर क्या है, Q2 आवेश है। और दोनों परमाणुओं के बीच की जो दूरी है वो क्या है, d है। तब इसकी स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी, तो स्थितिज ऊर्जा यानी E बराबर देखिए क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एपिसाइलन 0 इंटू K इंटू यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आवेश की मात्रा Q1 इंटू Q2 अपान D हो जाएगा। देखिए फार्मूला क्या है, E इक्वल टू जो है यानी जो ऊर्जा है वो क्या है 1/4 पाई एपिसाइलन 0 इंटू K इंटू देखिए K इंटू क्या है Q1 इंटू K2 और अपान क्या है D के बराबर है। अब यहाँ पर लिख दिया जाएगा जहाँ 1/4 पाई एपिसाइलन 0 का मान, देखिए 1/4 पाई एपिसाइलन 0 का जो मान होगा वो होगा 8 दशमलव कितना होगा बाबू, ये जो है 8.99 गुणे 10 का पावर 9 जूल मीटर और कुलाम क्या हो जाएगा, कुलाम स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा किसका, कुलाम स्क्वायर। किसका मान है 1/4 पाई एपिसाइलन 0 का मान है। और जो K है इन दोनों कणों के बीच परावैद्युत स्थिरांक है, लिख दिया जाएगा क्या है, K परावैद्युत स्थिरांक है। जो K है परावैद्युत स्थिरांक है, ठीक है ना, ये परावैद्युत स्थिरांक है। यदि इन्हीं कणों पर, अब देखिए E का मान धनावेशित हो सकता है और ऋणावेशित हो सकता है। धनावेशित कब होगा, इसको हम पॉइंट नोट में करके हम बता दे रहे हैं, नोट में करके कब E का मान धनावेशित होगा। नोट नंबर 1, जब ये कण जो है यानी कणों का जो आवेश होगा, कणों का आवेश जो होगा समान होगा। आवेश का समान का मतलब लिया जाएगा धनावेश से लिया जाएगा और किससे लिया जाएगा, ऋणावेश से लिया जाएगा। यदि कणों पर आवेश जो है समान है तो E का जो वैल्यू है समान हो तो E बराबर पॉजिटिव, E का मान धनात्मक होगा। नोट नंबर 2, कणों का जो आवेश है समान की जगह क्या लिख सकते हैं, विपरीत लिख देंगे। विपरीत का मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव।
तब ई बराबर हो जाएगा निगेटिव। ये भी चीज़ें ध्यान में रखना कि कब ई का मान धनावेशित हो रहा है और कब ई का मान ऋणावेशित हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। कब धनावेशित हो रहा है, यदि मान लेते हैं ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है, तब ई का मान किस में दिखाई देगा, पॉजिटिव में। या मान लेते हैं ये भी ऋणावेशित है या ये भी ऋणावेशित है, तब ई का मान क्या होगा, ऋणावेशित होगा। तो आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सॉरी धनावेशित होगा। और जब ये प्लस और ये माइनस रहेगा तब क्या इसमें आंसर आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, और इसके आगे बता दे रहा है इसी फार्मूले से, ये जो फार्मूला है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू मल्टीप्लाई जो दिया है Q1 इंटू Q2 अपन डी दिया है। अब देखिए क्या होता है, डी बराबर हो जाएगा R1 R2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R2 हो जाएगा। तब यहाँ पर जो होगा कूलाम के नियमानुसार, यहाँ पर लिख दिया जाएगा कूलाम के नियम, इसी नियम को और थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, कूलाम के नियमानुसार कर दिया जाएगा, नियमानुसार। कूलाम के नियमानुसार क्या हो जाएगा, कूलाम के जो नियम के अनुसार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर E इक्वल टू, देखिए E इक्वल टू जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के मल्टीप्लाई Q1 इंटू Q2। अभी D के मैंने क्या बताया था, R1 और क्या था, R2 था ना, दोनों का क्या था, योगफल हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये किसके लिए कहा गया, ये कैटायन के लिए हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनायन के लिए। यानी हम 1 और 2 के जगह हम लिख सकते हैं कैटायन और एनायन, यानी धनावेशित कणों के लिए और एक ऋणावेशित, यानी ये धनावेशित कणों की त्रिज्या हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी, ऋणावेशित कणों की त्रिज्या हो जाएगी। तो इसीलिए हम कैटायन और एनायन में इसको तोड़ दिए ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना आवे। अब यहाँ पर जो हो जाएगा कूलाम के नियमानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर F इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि कूलाम में जो था F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 का होल स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, R यानी कैटायन और R यानी एनायन का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये फार्मूला जा रहा है कूलाम के नियमानुसार, और कूलाम का नियम जो है आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, इसीलिए मुझे यहाँ पर पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम केवल नियम का ले रहे हैं। यहाँ पर जो है यानी ये जो D है वो क्या हो जा रहा है, स्क्वायर हो जा रहा है। तो इस प्रकार से हम जालक ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी आवेशित कणों में उसकी जालक ऊर्जा का मान कितना है और पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, इस तरह से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और मैं ये आशा करूंगा कि आप लोग इस वीडियो से कुछ नया सीखे होंगे, तथा आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।